अच्छे बुरे दिन साथ ही आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। इसलिए मेरा आपसे कहना है, वो वक्त वो लम्हे कुछ अजीब होंगे, शायद उस दिन हम बड़े खुश नसीब होंगे, जिसका दूर से ही एहसास इतना प्यारा है। सोचना जरा मेरे साथियों, क्या होगा जब हम उस सफलता के करीब होंगे। जी हाँ साथियों, जिसका दूर से ही एहसास, जिसको केवल महसूस करने से ही अंदर गुदगुदाहट सी होती है कि कब हम सफल होंगे और कितना प्यारा सा उसका एहसास होगा। सोचना साथियों, इसलिए मेरा आपसे कहना है हमेशा कि आप एकाग्रचित होकर के किसी भी कंटेंट की तैयारी करें और बहुत ही बेहतर ढंग से अपने आप को उस कंटेंट, उस लम्हे के साथ जोड़ें साथियों। फिलहाल आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी उद्देश्य, इसी अभिप्राय के साथ कि आज आपका एक बहुत ही प्यारे से कंटेंट में मैं स्वागत कर रहा हूं। जी हाँ साथियों, राष्ट्रकूट वंश, इतिहास अपने पन्ने को पलट रहा है। आप हमारे साथ इतिहास की महत्वपूर्ण झांकी को देख पा रहे हैं साथियों। फिलहाल हमारी कोशिश है कि इतिहास के तह तह की बातें आपको तह तह से पहुंचा दूं मैं। मेरी उम्मीद, मेरी आशाएं, मेरी अभिलाषाएं हैं कि मैं आपको अपने पास रखे हुए तथ्यों की जानकारी हूबहू आप तक इस कदर दूं कि आप कभी उसे भूल ना पाएं, आप कभी इस एहसास को भूल ही ना पाएं, आपके दिल से कभी एहसास जाए ही ना साथियों। तो आइए फिर से एक शुरुआत करते हैं एक नए एपिसोड की, जहां आप देखेंगे राष्ट्रकूट वंश। हम दक्षिण भारत के अभियान पर हैं साथियों। पिछले कई दिनों से, पिछले कई एपिसोडों से हम लगातार दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण वंशों की जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसी कड़ी में दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण वंश हुआ करता था जिसका नाम है राष्ट्रकूट वंश। फिलहाल इस पर हमारी चर्चा कई बार हुई है, इस वंश का जिक्र हमने कई बार किया है, क्योंकि इसी के आसपास पाल वंश था, इसी के आसपास अभी हम थोड़ी देर पहले चोल साम्राज्य पढ़ के आए, इसी के आसपास आज तमाम वंशों का जखीरा था। यानी हमारे दक्षिण भारत में उस समय कई वंश आपस में टकरा रहे थे, कई वंशों में आपस में संघर्ष चल रहा था साथियों। प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश, इसके ठीक पहले आपने देखा है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश में त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, इसकी जानकारी आपको हम दे चुके हैं। वत्सराज राष्ट्रकूट वंश के राजा से ही, राजा ध्रुव से ही पराजित हुआ था साथियों। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये लेखा जोखा रहा है, कौन सा संघर्ष इतिहास में सबसे ज्यादा चला है, तो त्रिपक्षीय संघर्ष इन्हीं राष्ट्रकूटों के मध्य, इन्हीं गुर्जर प्रतिहारों के मध्य और इन्हीं पाल वंश के शासकों के मध्य। ये त्रिपक्षीय संघर्ष दुनिया के इतिहास में अपनी एक अलग पहचान रखता है। लगभग 200 वर्षों तक ये लड़ाई लड़ी गई है, आपस में संघर्ष रहा है, सत्ता के लिए आपस में संघर्ष रहा है कि कौन कन्नौज को राजधानी बनाएगा, कौन उत्तर भारत की तरफ अपने ताकत, अपने शौर्य की परिभाषा याद दिलाएगा। जी हाँ साथियों, फिलहाल चलिए हम उसी राष्ट्रकूट वंश के अभिप्राय में जुड़ चुके हैं। आज आपकी कहानी कुछ शुरुआत होगी यहाँ से लगा करके 735 ईस्वी से लगा करके चलेगी साथियों। इसका मतलब हम कहीं आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। देखना, 735 ईस्वी से 967 ईस्वी तक, या कहीं कहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है 973 ईस्वी तक। तो जैसा आप मानोगे हम लोग वैसा ही याद करेंगे, जैसा हम पढ़ के जाएंगे। हमारे एग्जामिनर महोदय हमसे जिस तरीके से मुखातिब होंगे ना, हम उस तरीके से अपने आप को तैयार करके एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे साथियों। फिलहाल हमारी तैयारी कमजोर ना हो, इसलिए हम लोग इस उद्देश्य के साथ अपने आप को जोड़े हुए हैं। आपके मन मस्तिष्क में यह बात अब दौड़नी शुरू कर देनी चाहिए, या हो चुकी होगी, कि 2 सन क्यों, और 2 सन है तो फिर क्यों, इसका मतलब क्या है, जवाब क्या होगा। देखना साथियों, 735 ईस्वी में इस वंश की स्थापना या संस्थापक का नाम मैं लिखूं, इस वंश के संस्थापक हैं दंतिदुर्ग जी। इस वंश की दंतिदुर्ग स्थापना करता, यानी संस्थापक की भूमिका अदा करता है। इस वंश का पहला राजा है। देखना, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस वंश का अंतिम राजा था कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय नर्मदा नदी के किनारे हार गया था मिहिर भोज से, आपको पता है। ये था कृष्ण तृतीय, कुछ लोगों का मानना ये है। फिलहाल देखना जरा, 973 ईस्वी में कुछ लोगों का मानना है नहीं, कृष्ण तृतीय इस वंश का अंतिम राजा नहीं था, जबकि कर्क द्वितीय था। तो जैसा भी हो हमें दोनों चीजें याद रहनी चाहिए। हम वैकल्पिक व्यवस्था का बेहतर चुनाव करने वाले हैं दोस्त। हम वैकल्पिक व्यवस्था के अनुसार
अपनी रूपरेखा को बदल लेंगे और हम ये जान जाएंगे कि आप कहाँ हैं। हमें दोनों बातें पता है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि नहीं, ये अंतिम शासक है और ये कार्यकाल यहाँ तक चला है, और कुछ इतिहासकार मानते हैं नहीं, ये वाला अंतिम शासक है और कार्यकाल यहाँ तक चला है। तो ये बात याद रखिएगा, हम अंतिम शासकों का भी जिक्र कर चुके हैं। अब आपके मस्तिष्क में आएगा कि सर अगर शासकों की बात कर रहे हैं तो एक मोटी मोटी झांकी हमें दे दीजिए कि हमें किन किन शासकों के बारे में ये पूरी पिक्चर देखनी है, कौन कौन से कलाकार इस पूरे राष्ट्रकूट वंश में अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे, कौन कौन से कलाकारों के बारे में हम अपनी भूमिका बनाएंगे और किन किन कलाकारों के बारे में ये राष्ट्रकूट वंश अपनी चित्रांकन करेगा, अपनी झांकी प्रस्तुत करेगा, अपना ये एपिसोड देगा। फिलहाल देखिएगा, तो जहां हम दंती दुर्ग से शुरुआत पाते हैं साथियों, दंती दुर्ग के बाद अगर हम ध्यान दें तो कृष्ण प्रथम राजा बनेगा। कृष्ण प्रथम आएगा, यहाँ देखिए एरो का निशान हमने लगा दिया, यहाँ से आप चलिएगा, कृष्ण प्रथम आ जाएगा और कृष्ण प्रथम के बाद गोविंद आएंगे, गोविंद सेकेंड साथियों, गोविंद सेकेंड, और गोविंद सेकेंड के बाद अगर हम इस बात को, इस क्रम को आगे बढ़ाए रखें तो अब बारी है उस राजा की ध्रुव, जो राष्ट्रकूट वंश का शासक है, ध्रुव, जिसने पराजित किया था प्रतिहार वंश के राजा वत्सराज को। याद आई बातें? तो ध्रुव ने पराजित किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष जारी है, मैंने कहा 200 वर्षों तक चलता है ये संघर्ष। यहाँ देखिए कृष्ण द्वितीय, गोविंद सेकेंड और ध्रुव के बाद अब बारी आ जाएगी, यहाँ से एरो का निशान, गोविंद, फिर से एक गोविंद आए और इनका नाम है गोविंद थर्ड। जी हाँ साथियों, गोविंद थर्ड के बाद अमोघ वर्ष आएंगे। अमोघ वर्ष, ये बहुत ही प्रतापी शासक हैं। अमोघ वर्ष, और अमोघ वर्ष के बाद अब नंबरिंग में आ जाएंगे कृष्ण सेकेंड साथियों, और इसके बाद इंद्र सेकेंड और या थर्ड साथियों। तो देखना, तो दंती दुर्ग कृष्ण फर्स्ट, गोविंद सेकेंड, ध्रुव गोविंद थर्ड, अमोघ वर्ष कृष्ण द्वितीय और इंद्र थर्ड, जैसे ऐसे महान प्रतापी शासकों का जिक्र किया जाएगा इस राष्ट्रकूट वंश में। फिलहाल शासक और भी रहे हैं, शासन सत्ता और भी रही है, और आपको पता है कि इसी क्रम में चलते हुए हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, अंतिम शासक के पास पहुँच जाएंगे, जिसका नाम है कृष्ण तृतीय। कुछ लोगों का कहना है यही हो जाता है राष्ट्रकूट वंश का समापन, यानी अंत हो जाता है। कुछ लोगों का कहना नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, कर्ग सेकेंड के समय में इनका अंत हुआ है। जैसा भी हो, इतिहास जो भी साक्ष्य माने, और हमारे एग्जामिनर महोदय हमसे किस प्रकार मुखातिब होंगे, बहरहाल हमारी तैयारी उस हिसाब से होनी चाहिए साथियों। तो ये रहा आने वाली भूमिका, आने वाले लोगों के चित्रांकन, आने वाले लोगों की पृष्ठभूमि, कि आगे हम किन किन शासकों के बारे में इस पूरे एपिसोड में समझने वाले हैं, कौन कौन से शासक राष्ट्रकूट वंश में हमें पढ़ने और जानने हैं, उनके बारे में क्या लेखा जोखा होगा। चलिए आइए इतिहास को थोड़ा सा आगे ले आते हैं साथियों। वाकई में जिस वंश की हम बात कर रहे हैं, इसी राष्ट्रकूट वंश की बात हम जहाँ कर रहे हैं, ये एक पहले पद हुआ करता था। पद का मतलब एक जाति से संबंधित था, एक जाति से संबंधित था। ये चालुक्यों के सीमांत हुआ करते थे, जिस तरीके से गुर्जर प्रतिहार हुआ करते थे, चालुक्यों के सीमांत हुआ करते थे। मैंने कई बार इस बात का जिक्र किया है साथियों, सीमांत का मतलब जिसके सीमा का अंत है, अर्थात जो राजा ना होकर के किसी राजा के अधीन काम कर रहा है, एक कर्मचारी की भूमिका में है। फिलहाल इतना समझ लें, बड़े कर्मचारी के पद पर होगा। तो ये चालुक्यों के सीमांत हुआ करते थे, जो अब राजा हैं चालुक्यों के सीमांत हुआ करते थे। देखना जरा, एक हम आपको अभिलेख का नाम बताएं, राघनपुर साथियों, राघनपुर अभिलेख। राघनपुर अभिलेख कहता है कि ये सात्विक यादव थे साथियों। कैसे यादव? सात्विक यादव, यानी इनकी जो जाति है वो यादवों की है। राष्ट्रकूट वंश एक यादव जाति का वंश है, और ये राघनपुर अभिलेख कहता है। खैर, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि राष्ट्रकूट वंश को किस अभिलेख के माध्यम से ये बताया गया है, या कौन सा अभिलेख इस बात की प्रस्तुति करता है कि राष्ट्रकूट वंश यादव परिवार से संबंधित था या यादव जाति से संबंधित था। तो आपका जवाब होना चाहिए सर राघनपुर अभिलेख। राघनपुर अभिलेख इस बात की गवाही देता है, ये सात्विक यादव थे। देखिए अशोक का अभिलेख साथियों, अशोक का अभिलेख, ये कुछ साक्ष्यों की बात हम कर रहे हैं। अशोक का जो अभिलेख है, अशोक के अभिलेख में राष्ट्रकूटों को रठिक कहा गया है, रठिक कहा गया है। और प्रसिद्ध इतिहासकार अलतेकर महोदय ने इस रठिक शब्द को एक जाति से संबोधित किया है। देखना,
कहने का तात्पर्य है कि हम राष्ट्रकूटों की एक रूपरेखा समझना चाह रहे हैं। वाकई में राष्ट्रकूट क्या थे? कुछ लोगों का मानना ये कि जाति थी राष्ट्रकूट, और ये चालुक्यों के सीमांत हुआ करते थे, यानी ये राजा नहीं थे लेकिन थोड़े बड़े साम्राज्य पर अपनी शासन व्यवस्था को संभालते थे, एक बड़े राजा के अधीन ये काम किया करते थे। होता क्या है यहाँ समझते रहिएगा। राघनपुर का अभिलेख कहता है कि वाकई में एक यादव थे, लेकिन अशोक का अभिलेख कहता है ये यादव ना होकर के किसी एक अन्य जाति से संबंधित है जिनका नाम रठिक है। और ये पुष्टिकर्ता कौन है? अल्तेकर महोदय। अल्तेकर महोदय कहते हैं कि रठिक एक जाति है जो अशोक के अभिलेख में उल्लेखित की गई है। साथियों, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। अब देखना जरा, अगली पॉइंट पर दृष्टिकोण अपना साझा करूंगा मैं। सीबी वैद, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें याद रखेंगे हम लोग। सीबी वैद के अनुसार ये दक्षिण के मराठे हैं साथियों, दक्षिण मराठों के पूर्वज हैं, दक्षिण मराठों के पूर्वज इन्हें बोला है। और अगर हम बात करें अरब के जो लेखक हैं, अरब लेखकों ने इन्हें बलहर कहा है, अरब लेखकों ने इन्हें बलहर कहा है। तो हम राष्ट्रकूट के बारे में एक मोटा मोटा आंकड़ा बना रहे हैं। जैसे कहने का तात्पर्य ये हुआ, मैंने शुरुआत किया कि राष्ट्रकूट एक पद हुआ करता था, या एक मान के चले एक जाति हुआ करती थी। ये सीमांत थे, छुटपुटिया राजा थे, जिनका अपने आप में कोई प्रभुता नहीं थी, अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित भी नहीं कर चुके थे या नहीं कर सके। होता क्या है कि कहीं कहीं इनके बारे में जिक्र किया गया है कि एक अभिलेख आपको एक प्रमाण के रूप में मैं दे रहा हूं जिसका नाम है राघनपुर अभिलेख, वो इन्हें सात्विक यादव बताता है। अशोक का अभिलेख इन्हें रठिक बताता है। अल्तेकर महोदय आते हैं, कहते हैं कि रठिक जो लिखा गया है वो एक जाति का नाम है। और सीबी वैद ने कहा नहीं नहीं, ऐसी सब बातें गलत हैं, ये दक्षिण मराठों के पूर्वज हैं, मराठे जाति के हैं। अरब लेखकों ने इन्हें बलहार कह के संबोधित किया है। तो ये राष्ट्रकूट वंश का एक मोटा मोटा परिचय है कि राष्ट्रकूट हैं क्या, ये सीमांत हुआ करते थे। अब देखना कहानी यहाँ से बदलेगी। मैंने इनकी एक छोटी संरचना आपको दे दी है, अब कहानी का पूरा रूपरेखा चेंज होगा। अब दंती दुर्ग से इसकी शुरुआत करूंगा। देखना जरा, अब है संस्थापक दंती दुर्ग। दंती दुर्ग क्या करेगा? बादामी के चालुक्यों को पराजित करेगा, बादामी या वातापी के चालुक्यों को पराजित करेगा। साथियों देखना, जिनका सीमांत था उन्हीं को पराजित करेगा, चालुक्यों को पराजित करेगा। और पराजित करने के बाद एक नए वंश की नींव रखेगा, अतः उसका संस्थापक कहलाएगा। ध्यान देना, युद्ध लड़कर के अपने वंश की स्थापना कर रहा है, इसलिए संस्थापक बन रहा है। चोरी करता तो उसे संस्थापक ना मान करके किसी अन्य को संस्थापक कहा जाता। इतिहास हर पन्ने को इसी तरीके से पलट करके हमें देता है। इतिहास गवाह है, जिसने बल से किसी चीज़ को हासिल किया है वो संस्थापक की भूमिका में आया है, और जिसने बल से ना होकर के छल से स्थापित किया है वाकई में उसे संस्थापक की भूमिका प्रदान नहीं की गई है। किसी अन्य राजा को, किसी अन्य शासक को संस्थापक की भूमिका प्रदान की गई है। साथियों फिलहाल इसने देखिए बल से जीता है, बादामी के चालुक्यों को पराजित किया, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की, अतः ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है। साथियों गद्दी पर बैठ गया अब दंती दुर्ग। देखिए गद्दी पर बैठेगा, अब ये अपना एक संस्कार करवाएगा जिसका नाम है पटबंध संस्कार। एग्जामिनर हमसे पूछेंगे कि दंती दुर्ग ने कौन से संस्कार करवाए थे, या युद्ध जीतने के बाद दंती दुर्ग ने कौन सा संस्कार करवाया था। हमारा जवाब होना चाहिए पटबंध संस्कार। व्हाट इज पटबंध संस्कार, क्या है ये? तो आपका जवाब होना चाहिए सर, पटबंध संस्कार का मतलब होता है राज्याभिषेक, राज्यारोहण। इसका मतलब है राज्याभिषेक से या राज्यारोहण से। साथियों इसका मतलब अब ये राजा बनेगा, पटबंध संस्कार अपना करवाएगा। क्लियर है साथियों? राजधानी देखिए, राजधानी, अब राजधानी भी तो बनाएगा, राजा बन चुका है, राजधानी मयूरखंडी को बनाएगा। प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है साथियों, स्टार प्रश्न है, राजधानी मयूरखंडी को बनाएगा। फिलहाल ये राजधानी हमेशा राष्ट्रकूटों की रहेगी नहीं, अमोघ वर्ष आएगा राजधानी परिवर्तित करेगा। चाहो तो इसी वक्त जान लें साथियों, फिलहाल अमोघ वर्ष के बारे में हम सुनेंगे ही, पढ़ेंगे भी। अमोघ वर्ष आएगा और राजधानी, ये अपनी राजधानी को मान्य खेत ले जाएगा, मान्य खेत ले जाएगा, यानी राजधानी को परिवर्तित करने का काम करेगा। इसी मान्य खेत को अरबी यात्री सुलेमान ने इसी मान्य खेत को मंकीर कहा है। साथियों ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि दंती दुर्ग अब इस वंश की स्थापना कर चुका है, बादामी के चालुक्यों को पराजित किया है, संस्थापक बन बैठा है।
अपना पटबंध संस्कार कराता है, यानी राज्यारोहण कराता है। साथियों, पटबंध याद रखिएगा, किसने पटबंध संस्कार करवाया था? तो आपका जवाब होना चाहिए दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का कौन सा शासक राष्ट्रकूट वंश की संस्थापक की भूमिका अदा करता है? तो दंतिदुर्ग। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? मयूरखंडी। मयूरखंडी को पलट करके, यानी उसको बदल करके उसके स्थान पर राजधानी कौन बनाई जाती है? मान्यखेत। किसने बनाया? अमोघवर्ष ने। इसी मान्यखेत को सुलेमान जैसे अरबी यात्री ने क्या बोला है? मंकीर बोला है। साथियों, इस बात को याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखना जरा, दंतिदुर्ग यहीं रुकने वाला नहीं है। अब दंतिदुर्ग उज्जैन जीतेगा। साथियों, उज्जैन जाएगा, उज्जैन जीतेगा। और उज्जैन अपने आप में उस समय एक बहुत बड़ी ताकत हुआ करती थी। उज्जैन जीतना कन्नौज जीतने के बराबर था। साथियों, तो उज्जैन जीतता है कौन? दंतिदुर्ग। और जब ये उज्जैन जीतता है तो इसने यज्ञ करवाया है। यज्ञ का नाम है हिरण्यगर्भ यज्ञ। हिरण्यगर्भ यज्ञ, ये प्रश्न पूछा गया है। साथियों, उज्जैन जीतने के बाद दंतिदुर्ग ने कौन सा यज्ञ कराया था? हिरण्यगर्भ यज्ञ। उस यज्ञ का नाम क्या था? हिरण्यगर्भ। या ऐसे पूछा जा सकता सीधा, हिरण्यगर्भ यज्ञ किसने करवाया था? दंतिदुर्ग ने। किस उपलक्ष्य में करवाया था? तो कहीं उज्जैन जीत की खुशी में इसने हिरण्यगर्भ यज्ञ कराया था। खैर, एक ही यज्ञ इसके नाम से नहीं जुड़ा है। एक यज्ञ और मैं आपको बता दूं, तुला पुरुष दान। तुला पुरुष दान यज्ञ भी दंतिदुर्ग ने करवाया है। साथियों, दंतिदुर्ग ने तुला पुरुष दान यज्ञ भी करवाया है। दंतिदुर्ग की महत्वाकांक्षा यहीं से पूरी नहीं होती, हम आपको थोड़ी सी बातें और बताएंगे। देखना जरा, आपने नाम सुना होगा येलोरा की गुफाओं का। साथियों, येलोरा की गुफाओं का आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल ज़रूर सुना होगा। कहाँ है ये? महाराष्ट्र में। साथियों, येलोरा की गुफाएं हमें कहाँ मिलेंगी? महाराष्ट्र में कहाँ? औरंगाबाद जिला में। आप चले जाइएगा, टहल घूम के आइए, आपको हर सुविधा यहाँ प्रदान की जाती हैं। आप चाहे ऊपर से जाइए या किसी भी तरीके से जाइए, यानी हर सुविधाएं यातायात की यहाँ उपलब्ध हैं। और आप जाकर के अपने इस महत्वपूर्ण इतिहास की झांकी को देख सकते हैं। लोगों का मानना है कि बहुत अलग कलाकारी की गई है। ज़रा ध्यान देना। तो मैं इसी दंतिदुर्ग से जोड़ करके इस कहानी को यहाँ स्टेप बाय स्टेप बताना चाहता हूँ। येलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। इसी येलोरा की गुफाओं में दशावतार मंदिर किसने बनवाया है? दंतिदुर्ग ने। साथियों, यही बात मैं बताना चाहता था। येलोरा की गुफाओं में बनी हुई दशावतार मंदिर किसकी है? दंतिदुर्ग की। जब भी पूछा जाता है येलोरा की गुफाओं का संबंध किससे रहा है या येलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने किया है, तो आपका जवाब होना चाहिए राष्ट्रकूटों ने। साथियों, येलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने किया है? आप हमेशा बताइएगा, राष्ट्रकूटों ने ही येलोरा की गुफाओं का निर्माण किया था। इस बात को ध्यान देना। यही वो येलोरा की गुफा है जिसमें मान के चलिए 34 गुफाएं हैं। येलोरा की गुफाओं में 34 गुफाएं हैं, जिसमें क्रम से 1 से 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है और 13 से 29 का मतलब ये हिंदू धर्म से संबंधित है। साथियों, हिंदू। और अब आप मान के चलें 30 से लगाकर 34 ये जैन धर्म से संबंधित हैं। इसका मतलब है हमारा राष्ट्रकूट वंश हमें इतनी बातें बता जाता है कि हमने किसी धर्म की अवहेलना नहीं की है। हमने हर धर्म को सामान्य मान्यता दी है। अतः हमारी जो संरचना है, हमारा जो इतिहास है, वो हमें ये बताने के लिए काफ़ी है कि हमें किसी भी धर्म के साथ अवहेलना नहीं करना चाहिए। हमारे हर शासक, इतने बड़े बड़े शासनकर्ता इतनी बड़ी बड़ी विरासत को छोड़ गए हैं, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में अपने साथ शामिल किया है। साथियों, वो है येलोरा की गुफा। इस येलोरा की गुफा में खासियत क्या है? यहाँ कोई अलग से पत्थर नहीं लाए गए हैं। ये पर्वत की यानी पहाड़ों की मोटी मोटी चट्टानों को तराशा गया है, उन्हें काटा गया है और उन्हें ही काट करके इस विशेष प्रकार की संरचना को जन्म दिया गया। साथियों, तो 34 गुफा है इस येलोरा में, जिसमें क्रमशः पहले से लेकर के 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका मतलब हुआ कि राष्ट्रकूटों ने बौद्ध धर्म का सम्मान किया। कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म को माना भी। अमोघवर्ष के गुरु बौद्ध धर्म के थे, देखना जैन धर्म के थे। साथियों, 13 से 29 हिंदू धर्म से लगाकर है। इसका मतलब हुआ कि ये हिंदू धर्म को भी मानने वाले थे। वैष्णव धर्म की मान्यता थी, शैव धर्म को मानने वाले थे। आगे देखना, 30 से लगाकर 34 तक ये जैन धर्म के बारे में जैन धर्म को समर्पित है। इसका तात्पर्य हुआ कि इन्होंने हर धर्म का बखूबी सम्मान किया है। साथियों,
फिलहाल यहीं तक बात हमारी विराम नहीं लेनी चाहिए। मैं अगर एलोरा की बात कर चुका हूं तो आपको यहां बता ही देना चाहूँगा, इसी जगह इसी एलोरा की गुफा में आगे जो राजा आएंगे कृष्ण प्रथम जी, कहाँ हमने लिखा है, कहीं यहाँ लिखा है कृष्ण प्रथम, यहीं पर एलोरा की गुफा में कैलाश मंदिर बनाएंगे। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया है? तो कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर एलोरा की गुफा में बनाया है। लेकिन कांची का कैलाश मंदिर यहाँ का नहीं है, ध्यान देना, कांची अलग बात है। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनाया? कृष्ण प्रथम ने। कांची का कैलाश मंदिर पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाया है साथियों। कांची का जो कैलाश मंदिर है उसे नरसिंह वर्मन ने बनवाया है, वो पल्लव वंश के शासक थे। और ये जो कृष्ण प्रथम है ये एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराते हैं। और ये सारी चीज़ें पत्थरों को तराश करके की गई हैं, कोई अलग से पत्थर नहीं लाए गए, इस बात को याद रखिएगा। ये अलग कलाकारी थी, अलग नमूना था वहाँ के जो भी कारीगर थे। सोचना जरा कितनी बड़ी विसंगति है कि पत्थरों को काट करके इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा किसके अंदर हो सकती है, इतनी बड़ी तकनीक कैसे विकसित हो सकती है कि पत्थरों को काटा जाए, उनको इस कदर तराशा जाए कि वो मंदिर बन जाए, 34 गुफाओं का निर्माण हो जाए। अद्भुत है ये। तो इतिहास के पन्ने बड़े मीठे हैं, बड़े सुरीले हैं, सुनहरी यादें हैं। अगर देखेंगे तो आपकी रूहें कांप जाएंगी, वाकई बता रहे हैं। क्योंकि ऐसी चीज़ें देख करके हम एक बार जरूर चकरा जाएंगे। आशा विश्वास कभी हम यहाँ पहुँच पाएंगे। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले जाएंगे। ये मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा साथियों, जहां हम राष्ट्रकूट वंश की पूरी रूपरेखा समझ रहे हैं साथियों। एक बेहतर कहानी से वाकिफ हो रहे हैं। दंती दुर्ग ने स्थापना की है, संस्थापक की भूमिका अदा की, उसके कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रमाण भी हमारे सामने मिले और हमने उसे भी प्रस्तुत करने का काम किया, तथा उसकी योग्यता के बारे में भी हम लोगों ने बहुत कुछ जानने का प्रयास किया। हमने देखा कि एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया, एलोरा का दशावतार मंदिर किसने बनवाया, एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है, किस वंश से संबंधित, तमाम बातों की जानकारी हम हासिल कर चुके हैं साथियों। इसी कड़ी में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ध्यान देना, यहाँ राष्ट्रकूटों में अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि त्रिपक्षीय संघर्ष जारी है साथियों। त्रिपक्षीय संघर्ष इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष माना जाता है। लगभग ये 200 वर्षों तक चलता है, 200 वर्षों तक। और इस त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 महत्वपूर्ण वंश पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो आपका है राष्ट्रकूट, फिलहाल राष्ट्रकूट, और एक आपका है पाल वंश, और एक आपका है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश, जी हाँ साथियों, ये 3 वंश पार्टिसिपेट करते हैं। और कहीं ना कहीं ये इतिहास, इन लोगों का इतिहास इसी के इर्द गिर्द घूमता है साथियों। तो फिलहाल हम जहाँ राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, अब हम दंती दुर्ग के बाद एक दूसरे राजा की बात करेंगे जिसका नाम है कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ये अब सिंहासन पर बैठेगा साथियों, कृष्ण फर्स्ट। चलिए अब ये राजा बना है, दूसरे नंबर का राजा है, ये मान के चलें। कृष्ण प्रथम गद्दी पर बैठ चुका है, तो महत्वाकांक्षा तो है ही, अतः ये राजा नहीं बनता। और दंत दुर्ग ने बहुत बड़ी विरासत छोड़ दी है, चालुक्यों को पराजित किया है और अपने आप को सब कुछ बता करके अपने साम्राज्य के लिए, अपने साम्राज्य विस्तार के लिए बहुत कुछ करके चला गया है। देखना, अब जब कृष्ण प्रथम सिंहासन पर बैठेगा तो यह भी बहुत ही शुभ काम करता है अपने राज्य के लिए, अतः इसे शुभ तुंग की उपाधि भी दी गई है। शुभ तुंग क्या है, इसकी टाइटल है साथियों, इसे शुभ तुंग की उपाधि मिली है। इसने भी बादामी के चालुक्यों को पराजित किया, पराजित ही नहीं, बादामी के चालुक्यों को पूर्णतया नष्ट करने का काम किया। चालुक्यों को पूर्णतया नष्ट करने का काम किया, यानी बहुत बेरहमी से उन्हें पराजित किया, यानी समूल उनका विनाश कर दिया। कहाँ के? बादामी के चालुक्यों को। यहाँ तक ही नहीं साथियों, इसने बेंगी के चालुक्यों को भी भगाया है, बेंगी के चालुक्यों को भी भगाने का काम किया, भगाने का काम किया है साथियों। यहाँ तक की बात ध्यान रखिएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि राजा महत्वाकांक्षी है कृष्ण प्रथम भी, इसने भी बड़े अच्छे काम किए हिंदू धर्म के लिए, आप ध्यान सकते हैं, जैन धर्म के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए। इसने एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया साथियों। एलोरा में कैलाश मंदिर, इसका मतलब हुआ, हम ये बात जान सकते हैं कि ये हिंदू धर्म को मानने वाला शासक रहा होगा। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो कृष्ण प्रथम ने कराया है साथियों। कहानी दिलचस्प है ये। अगर हम शिद्दत से ले रहे हैं तो दंत दुर्ग के बाद हम कृष्ण प्रथम के बारे में जो भी हमारे एग्जामिनर महोदय एग्जाम में पूछते हैं, मैं उन तमाम प्रश्नों पर जिक्र कर रहा हूँ। अच्छी से अच्छी बुक आप उठा करके
देख सकते हैं, आपका एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं साथियों। यानी विश्वास के साथ आप चीज़ों को लीजिए और याद करने का प्रयास कीजिए। मेरा मानना है कि आपका नुकसान नहीं होगा। मैं इसी उद्देश्य के साथ आपसे जुड़ा हूँ कि आपका हर काम, हर पर्याय मेरे द्वारा पूरा किया जा सके। तो कृष्ण प्रथम के बाद, कृष्ण प्रथम से संबंधित इतने ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद देखना राजा बनेगा गोविंद सेकेंड साथियों। गोविंद सेकेंड राजा बनता है, लेकिन इतिहास, ये राजा बनेगा लेकिन इतिहास यहाँ थोड़ा सा मौन हो जाता है। इसके बारे में बहुत कुछ साक्ष्य हमें मिल नहीं पाते हैं। अतः हमारा हमारे एग्जामिनर महोदय भी यहाँ से प्रश्न पूछने से थोड़ा सा कतराएंगे, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा आपको मिल नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, गोविंद सेकेंड के बाद जब इसका उत्तराधिकारी राजा बनेगा ध्रुव, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्रुव के समय में त्रिपक्षीय संघर्ष काफ़ी जोरों पर था साथियों। हमने ऊपर भी जिक्र किया, त्रिपक्षीय संघर्ष जोरों पर था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का शासक, ये तो आपको पता ही चल गया, क्योंकि हम राष्ट्रकूट वंश की तैयारी कर रहे हैं। तो राष्ट्रकूट वंश का ये एपिसोड है, तो यहाँ हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में ही बात करेंगे। अब त्रिपक्षीय संघर्ष है, इसने जानते हो धर्मपाल को पराजित किया। धर्मपाल किस वंश का था? धर्मपाल को पराजित किया, धर्मपाल को पराजित किया। धर्मपाल के साथ साथ इसने वत्सराज को भी पराजित किया। वत्सराज किस वंश का था? प्रतिहार वंश का। इन दोनों को हराया है साथियों, दोनों को हराने का काम किया है किसने? ध्रुव ने। इससे आपको पता चल सकता है कि राष्ट्रकूट अपने आप में कितना ज़्यादा ताकतवर थे, इसके जो शासक थे कितने प्रतापी थे। यहाँ तक की बातें समझना। ध्रुव के बारे में कहा जाता है कि बेंगी के नरेश, यानी बेंगी जो कि चालुक्यों का काम, चालुक्यों की नगरी हुई करती थी, बेंगी नरेश, उनका नाम था विष्णुवर्धन फोर्थ। बेंगी नरेश विष्णुवर्धन फोर्थ ध्रुव की शक्ति से भयभीत होकर भाग गए। अद्भुत है, यानी ये डर के भाग गए साथियों। बेंगी नरेश डर कर भाग जाते हैं, ये देख करके कि इतना ताकतवर है ये राष्ट्रकूट। कौन? ध्रुव आप इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि इससे डर करके ये भाग जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जहाँ दंतदुर्ग ने स्थापना की साथियों, उसके बाद आप देख पा रहे हैं कृष्ण प्रथम ने अच्छी योग्यता प्रस्तुत की है। इनके बारे में कुछ चीज़ें हमने आपके सामने रखने का काम किया है। इसके बाद गोविंद सेकंड के बारे में थोड़ा सा इतिहास मौन हो जाता है, हम लोगों ने भी चुप्पी साध ली। इसके बाद हमने देखा कि नंबर आता है ध्रुव का, और ध्रुव काफ़ी प्रतापी राजा था। इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूटों को भी प्रतिहारों को भी हराया और पालों को भी हराया। प्रतिहार राजा वत्सराज को हराने का काम किया और धर्मपाल को भी हराने का काम किया। ऐसा हूबहू प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है साथियों। ऐसी प्रतिभा को देखकर देखना, विष्णुवर्धन फोर्थ जो कि बेंगी के नरेश हुआ करते थे, बेंगी के राजा हुआ करते थे, डर के मारे भाग गए, डर कर भाग गए वहां से साथियों। ये क्लियर कट रहा मामला, यहां तक देखना जरा। इसके बाद अगर हम बात करें, इनके बाद राजा बनेंगे साथियों गोविंद थर्ड राजा बनेंगे। इसके बाद गोविंद थर्ड राजा बनेंगे, और इनके बारे में इतना ही कह दें तो आप समझ जाएंगे। राघनपुर अभिलेख इनके बारे में कहता है, राघनपुर अभिलेख इनकी तुलना करता है किससे? इनकी तुलना यदुवंशी, इसीलिए देखिए मैंने पहले भी कहा था यदुवंशी कृष्ण से तुलना की है साथियों। देखना, गोविंद तृतीय की तुलना राघनपुर अभिलेख कहता है यदुवंशी कृष्ण से की गई है। कौन से अभिलेख में गोविंद तृतीय की तुलना यदुवंशी कृष्ण से की गई है? इतनी बात लिख देने पर ना हमारे इतिहासकार तिल का ताड़ बना देते हैं। अब यहीं से हम लोग चर्चा करते हैं आपस में बैठकर, जैसे किसी अभिलेख में इस बात का उल्लेख किया जाए। अब आप इस वंश के बारे में क्या सोचोगे? अब हम तो सोचेंगे ये यादव रहे होंगे, इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने कहा ये यादव थे। उसका प्रमाण कहाँ मिला? राघनपुर अभिलेख में, मैंने शुरुआत में ही कहा। इसलिए पूछा जाता है कि कौन सा अभिलेख राष्ट्रकूटों को यादव कहता है, कौन सा अभिलेख राष्ट्रकूटों को रठिक कहता है, और किसने अल्तेकर महोदय ने कहा था ना रठिक एक जाति है। इन तमाम प्रश्नों से आपका वास्ता बना चुके हैं हम, इन तमाम प्रश्नों से आपका सामना करा चुके हैं हम। देखिएगा साथियों, तो यहाँ मामला ये रहा कि राघनपुर अभिलेख इस बात की गवाही देता है कि गोविंद तृतीय यदुवंशी कृष्ण से इनकी तुलना करके ये बात बताने का प्रयास करता है राघनपुर अभिलेख कि ये यादव जाति के थे। यदुवंशी कृष्ण से तुलना होने का मतलब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहे होंगे। यहाँ तक की बातें आप समझ गए साथियों। इन्होंने देखिए धर्मपाल को फिर से पराजय मिली है। धर्मपाल जो वहाँ हारा था अब फिर हारेगा। जो ध्रुव से हारा वो गोविंद तृतीय से भी हारा। त्रिपक्षीय संघर्ष अभी भी जारी है। अब देखना वहाँ का राजा बदल चुका है। वहाँ का राजा है नागभट्ट। कहाँ का?
प्रतिहारों का नागभट्ट को भी पराजित करेगा साथियों। जिस तरीके से पिता ने इन सबको हराया, उस तरीके से गोविंद तृतीय, जो कि ध्रुव का छोटा लड़का था, उसने धर्मपाल को भी पराजित किया, नागभट्ट को भी पराजित किया। यानी पिता की कार्यशैली को आगे बढ़ाने का काम इसने भी किया है साथियों। तो युद्ध जरूर याद रखें, किसने किसको हराया है और वो कौन किस वंश से संबंधित था, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। अब देखना, इसके ठीक आगे आप इसका साथियों पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके ठीक आगे जब राजाओं का क्रम बढ़ेगा तो अब आप इसी क्रम में आगे अब राजा देख पाएंगे अमोघ वर्ष को। अमोघ वर्ष वही जो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए माँ लक्ष्मी को अपनी एक उंगली काटकर चढ़ा देता है साथियों। ऐसे इतिहास से रूबरू कराएंगे, ऐसे इतिहास के पन्ने को पलट करके आपको दिखाएंगे और महत्वपूर्ण कहानी से रूबरू होने के लिए, महत्वपूर्ण कहानी का हिस्सा बनने के लिए आप हमारा इंतजार करेंगे साथियों। अगले एपिसोड सेकंड में हम राष्ट्रकूट वंश के अमोघ वर्ष के बारे में बहुत विस्तृत चीज़ें लेकर के प्रस्तुत करेंगे। बहुत ही प्यारी सी कहानी आपसे रूबरू कराएंगे साथियों। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं हम आपसे नए एपिसोड में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।